हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? खैरियत हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक होंगे स्टूडेंट्स। बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ को कम्प्लीटली डिटेल से डिस्कस करने के बाद आज हम आइडल गैस की इक्वेशन को ड्राइव करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ से कहाँ पर होता है। मोस्टली इसके ऊपर जब MCQs आते हैं तो स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी ड्राइवेशन में अगर आपको चीज़ें देखें तो इससे हम मास भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इससे डेंसिटी भी हासिल कर रहे होते हैं, इससे PV भी हासिल कर रहे होते हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट आइडल गैस इक्वेशन से। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड तक मैं आपको कुछ MCQs वगैरह इसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड किस्म के मल्टीपल चॉइस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह काफ़ी कुछ आप इसी लेक्चर्स के अंदर सीख जाएंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए चलते हैं अपने इक्वेशन जो टॉपिक है हमारे पास आइडल गैस इक्वेशंस के मुतालिक। तो आइडल गैस इक्वेशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स, उसको डिटेल से आज देखते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स बॉयल लॉ को। असल में ये आइडल इक्वेशन जो है ये 3 लॉज की कंबाइंड फॉर्म है, यानी बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ की, और इससे जो इक्वेशन हासिल होती है उसी को हम आइडल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले बॉयल लॉ जो हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, उसका इन्वर्स रिलेशन होता है प्रेशर के साथ, और इसके अंदर हमने किस चीज़ को कांस्टेंट लिया था, इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स को और टेम्परेचर को कांस्टेंट ले रखा था, अगर आपको याद हो। नेक्स्ट जो हमारे पास जो चार्ल्स लॉ है वो हमारे पास वॉल्यूम जो होता है स्टूडेंट्स, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम में इजाफा हो रहा होता है, और इसके अंदर भी हम नंबर ऑफ मोल यानी फिक्स्ड मास ऑफ गैस आपने ली हुई होती है, और इसके अंदर हम प्रेशर को कांस्टेंट ले रहे होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो एवोगाड्रो लॉ है उसको हमने नंबर्स ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के अंदर डायरेक्ट रिलेशन जो हमने निकाली थी कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स बढ़ते जाएंगे तो वॉल्यूम में इजाफा होता चला जाता है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने मेरे वो लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली उन लेक्चर्स को देखें, और इंशाल्लाह अगर आपने वो कम्प्लीटली देख लें तो आइडल जैसी इक्वेशन या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह को करने में आपको बिल्कुल सा भी मसला नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर हम जो ले रहे होते हैं वो टेम्परेचर को और प्रेशर को हम कांस्टेंट, दोनों चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस को जब आप कंबाइन करते हैं, वॉल्यूम सब में है तो वॉल्यूम को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, बाकी चीज़ें 1/P। अब वॉल्यूम का इसके साथ इन्वर्स रिलेशन है और इसको हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं बाकी चीज़ों के साथ, कि टेम्परेचर के साथ भी इसका रिलेशन है, वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल के साथ भी रिलेशन है। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को अब हम ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर लगा देते हैं जो हम R, और R हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसको हम जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। बाकी चीज़ों को आप वैसे का वैसा यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख लें। अब इस P को आप ऊपर ले जाएं तो ये इक्वेशन की ये हो जाएगी PV, और बाकी चीज़ें आप लिख लें तो nRT। ये जी स्टूडेंट्स हमारे पास आइडल गैस इक्वेशन है। और ये सिंपल सी इक्वेशन जब इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं तो स्टूडेंट्स मोस्टली काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इसके फिर बहुत सारे दूसरे भी फॉर्म्स होते हैं। इस इक्वेशन से हम काफ़ी कुछ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जैसे मास कैलकुलेट कर रहे होते हैं, डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, PV प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हम इसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसमें जो R है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज़ भी वीडियो के एंड पर आपको बताऊँगा कि डिफरेंट यूनिट्स के अंदर R की वैल्यू भी डिफरेंट आ रही होती है, मोस्टली एट STP पे और SI यूनिट्स के अंदर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए चलते हैं इसके डिफरेंट फॉर्म, पहले इसकी ड्राइवेशन करते हैं कि डिफरेंट फॉर्म इसी आइडल गैस इक्वेशन से कैसे बनते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं PV इज इक्वल टू nR, ठीक है। अब अगर n यहाँ पर हम 1 मोल ले लें स्टूडेंट्स तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, और भी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। यहाँ पर जस्ट R और T, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पर R को इधर ही छोड़ दें, टेम्परेचर को इधर ले आएँ, तो इक्वेशन ये हो जाएगी PV डिवाइडेड बाई T के, और यहाँ पर आपके पास रिजल्टेंट ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन से मतलब क्या होता है कि जब भी आपने कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ली हुई है, यानी 1 मोल ले रखी है, तो उसमें आप डिफरेंट कंडीशंस के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाएं, कम करें, P और V में कमी बेशी करें, तो इनका हमेशा PV डिवाइडेड बाई T जो है, ये जो रेशियो होती है ये हमेशा कांस्टेंट ही आएगी। ये ऐसा है जैसे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हमने किया था, या V1 डिवाइड बाई T1 एंड V2 डिवाइड बाई T2 हमने चार्ल्स लॉ के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इक्वेशन की कुछ इस किस्म की हालत हो जाती है, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 एंड P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से बाकी चीज़ें अगर आपको दी जाए, सिर्फ एक चीज़ आपको अगर ना दी जाए तो इससे आप किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
आप देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टेम्परेचर T2 नहीं दिया गया, ये आपसे पूछा गया है, तो बाकी चीज़ों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे आप T2 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं पे कर दें, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो P1 V1 और ये वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा T2, और नेक्स्ट ये जो उस तरफ जाएगा तो P2 V2 मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा T1। अब चूँकि मैंने बताया है कि हम T2 कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो बाकी चीज़ों को इसके डिनोमिनेटर में ले आएँ, तो ये हो जाएगा जी T2 एंड ये हो जाएगा P2 V2 मल्टीप्लाई बाई T1। नेक्स्ट P1 V1 इसको यहाँ पे आप डिवाइड कर लें, इससे आप T2 कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कुछ और भी पूछा गया है तो उसी तरीके से भी आप इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, यही इक्वेशन को हम स्टूडेंट्स दोबारा से देखें कि PV इज इक्वल टू NRT हम मोस्टली लिख रहते हैं। यहाँ पर जो N है ये हमें मोल्स बता रहा होता है, और मोल कैलकुलेट करने के लिए आपने स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि मोल जो होते हैं स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ के, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उस चीज़ के मास को मोलर मास पे डिवाइड कर दें। उस सब्सटेंस का जो मास है उसके मोलर मास पे डिवाइड कर दें, m डिवाइडेड बाई कैपिटल M, तो इससे आप उसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के मास को, एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, आप उसके मास को उसके मोलर मास पे डिवाइड कर सकते हैं और उससे आपके मोल्स निकल आएंगे। स्टूडेंट्स इसकी जगह आप n की जगह हम यही इक्वेशन यहाँ पर पुट कर दें, m डिवाइड बाई कैपिटल M, बाकी चीज़ें वैसे के वैसे लिख दें, और यहाँ पर P एंड V। तो स्टूडेंट्स इस कैपिटल M को अगर हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर लें, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस लाएँ, इस कैपिटल M को इस V की जगह लिख दें और इस V को उठा के इसके नीचे ले आएँ, तो इक्वेशन कुछ इस किस्म की हो जाती है। यहाँ पर कैपिटल M यहाँ पर आ चुका है, P कैपिटल M एंड यहाँ पर हो जाएगा M, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी V इधर आ गया, तो ये हो जाएगा इक्वेशन की ये फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट यहाँ पर अब क्या हमने चेंजेस लेकर आनी है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। असल में किसी को कहते हैं डेंसिटी को कहते हैं, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू D। तो इससे आज ही हम इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर लें, तो P कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DRT। अब अगर आपसे डेंसिटी पूछी गई है किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर, तो फिर से जी इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, RT को इसके नीचे ले आएँ, D को इधर ही रहने दें, तो इक्वेशन की ये फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट्स, और इससे जी आप आसानी से डेंसिटी भी किसी चीज़ की कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर आपसे मास पूछा गया स्टूडेंट्स, डेंसिटी तो कैलकुलेट कर ली, अगर आपसे मास पूछा गया है तो मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोबारा से अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ पर देखें, तो अगर इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, ये तो आपने उम्मीद है नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट ये जो है, ये जो इक्वेशन यहाँ पर जो मैंने बनाई थी, अगर यहाँ से आपसे मास पूछा गया स्टूडेंट्स, यानी ये चीज़ आपसे मांगी गई है, तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोबारा से इस इक्वेशन को अगर आप ऐसा लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह P कैपिटल, ये जो M है ये उस तरफ चला जाएगा PV की तरफ, तो PV कैपिटल M स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा MRT। अब चूँकि हमने ये मास कैलकुलेट करना है उस गैस का, उस सब्सटेंस का, तो RT को इधर ले आएँ, तो इक्वेशन की जी ये फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट्स, PV डिवाइडेड बाई RT से। तो इससे आप मास उस गैस का या उस चीज़ सब्सटेंस का जो भी आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल आइडियल गैस कोई भी है, उससे आप ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी बताते चलो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं ये हम आइडियल गैस इक्वेशंस के लिए कर रहे हैं, और आइडियल गैस होगी तभी तो ये सारे लॉज जो है और ये इक्वेशन उसको फॉलो अप कर सकेगी। अदरवाइज़ रियल गैसेस के लिए हम दूसरी इक्वेशन को डराइव करेंगे, ये जस्ट फॉर आइडियल गैसेस के लिए है। तो स्टूडेंट्स क्या समझे आपने जी? ये कैलकुलेशंस भी देख ली, एक फार्मूला हमारे पास ये निकलता है, दूसरा ये है, नेक्स्ट आपने मास भी देख लिया, इसकी डेंसिटी भी देख ली कि डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। फाइनली हम आते हैं R के ऊपर कि ये R जो हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंट जो वैल्यूज़ निकलती हैं उनको 1 बाई 1 हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जस्ट इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। दोबारा से हम आते हैं इस इक्वेशन के ऊपर, तो R की वैल्यूज़ एट STP पे और SI यूनिट्स के अंदर हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कैसे आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं ताकि स्पेस
कुछ क्रिएट हो जाए स्टूडेंट्स। तो अब अभी आपने इक्वेशन देखी कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के। अब चूँकि आपने आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो आर क्या हो जाएगा, पी वी डिवाइडेड बाय हो जाएगा एन एंड टी के स्टूडेंट्स। अब एट एस टी पी पे और एट एस आई यूनिट्स के अंदर हम इसकी वैल्यूज निकलती हैं। तो एट एस टी पी पे स्टूडेंट्स आप देख लें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम देखते हैं कि टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप केल्विन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 273 केल्विन के। प्रेशर आप देख रहे होते हैं मोस्टली हम इसको किस में ले रहे होते हैं 1 atm। और नेक्स्ट जो है एन आपने कितना लिया हुआ है, ये हमारे पास है जी 1 मोल के। तो ये सारी चीज़ें आप पुट कर दें। नेक्स्ट हमारे पास जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम हम एट एस टी पी पे आप देखें हम मोलर वॉल्यूम ले रहे होते हैं जो कि हमारे पास 22.4 डेसीमीटर क्यूब के अंदर हम ले रहे होते हैं। ये सारी वैल्यू स्टूडेंट्स अगर आप इसके अंदर पुट कर दें तो आर की जो वैल्यू निकलती है हमारे पास, ये आर इक्वल टू ये कितना है हमारे पास 1 atm आपने डाल दिया इसके अंदर। नेक्स्ट वॉल्यूम जो है हमारे पास 22.4 डेसीमीटर क्यूब है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ये n इज इक्वल टू 1 मोल है और टेम्परेचर आपने 273 केल्विन लिया हुआ है स्टूडेंट्स। इससे जो वैल्यूज़ आपकी निकलती है आर की तो आप डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से, आप निकाल सकते हैं आसानी से। वो जो निकलती है हमारे पास वो निकलती है 0.0821। बाकी जो यूनिट्स हैं उसको आप वैसे लिख लें, जो कटते हैं तो काट लें। यहाँ पर चूँकि कुछ भी नहीं कट रहा तो इसके साथ एटीएम, ये साथ में डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पर ये जो नीचे वाले यूनिट जब ऊपर जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे पर मोल एंड पर केल्विन में स्टूडेंट्स। तो ये आपने एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन के अंदर ये आर की वैल्यू निकाली है। अब आप जानते हैं कि 1 atm जो स्टूडेंट्स हमारे पास होता है, ये 1 atm तो हमारे पास 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर भी होता है और ये 760 टार के भी इक्वल होता है। तो अगर आप इसकी एटीएम की जगह आप 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी डाल दें तो आंसर कुछ आर की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी स्टूडेंट्स 0.0821। एटीएम की जगह आप मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। बाकी चीज़ आप वैसे लिख दें डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। इसको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो आर की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निकलती है वो निकलती है जी, आप इसको खुद भी कैलकुलेट करें, कहीं भी कमी पेशी हो तो मेरे पास कैलकुलेटर ही नहीं, मैं अंदाज़न से ये करना हूँ स्टूडेंट्स। तो ये 62.4 यहाँ पर क्या हो जाएगा मिलीमीटर ऑफ मरकरी डेसीमीटर क्यूब पर मोल एंड पर केल्विन। तो ये जी हमारे पास यूनिट्स निकली है। आप मिलीमीटर ऑफ मरकरी की जगह आप टार भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं। मिलीमीटर ऑफ मरकरी 760 यानी 1 atm ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर भी होता है और 760 टार के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह टार भी लिख सकते हैं, यानी ओ आर हम आर की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आप बिल्कुल 62.4 यहाँ पर आप क्या करें टार भी लिख सकते हैं और पर मोल डेसीमीटर क्यूब पर मोल यहाँ पे सॉरी डेसीमीटर क्यूब पर मोल मल्टीप्लाई बाय पर केल्विन भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डेसीमीटर क्यूब है इसको आप सेंटीमीटर क्यूब में भी ले सकते हैं। अगर आप इसकी सेंटीमीटर क्यूब में ले लें तो आप जानते हैं, अगर आपने देखा हो कि हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब स्टूडेंट्स बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो आप 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर हमारे पास निकल आता है 1000 जो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर निकलता है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या निकलेगा, जस्ट 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सारी की सारी जो वैल्यू हो जाएगी आर की वो हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या
ये इसके साथ 1000 हो जाएगा, तो 3 सिफरियाँ आगे चले जाएगी। इक्वेशन की कुछ इस किस्म की सूरत हालत हो जाएगी कि 60/400 60/400 ये, और बाकी चीज़ें आप सेंटीमीटर क्यूब है आपने लिया है तो यहाँ पर आप लिख दें सेंटीमीटर क्यूब, और बाकी चीज़ें आप वैसे के वैसे लिख दें। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब से पहले थोड़ी सी यहाँ पर आप टार लिख लें स्टोरी, और सेंटीमीटर क्यूब लिख लें, और पर मोल एंड पर केल्विन। तो इससे आपने ये जी एट STP पे मुख्तलिफ इसके ये यूनिट आपने देख लिए। स्टूडेंट्स इन चीज़ों को मोस्टली आप को मेमोराइज़ करना पड़ता है, इनको याद करना पड़ता है, ताकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर आपको जिस यूनिट्स के अंदर ये चीज़ें दी हुई जाती हैं उसी चीज़ों के अंदर हमने इनको कैलकुलेट, उसी के अंदर हमें कन्वर्ट करना होता है। डेसीमीटर क्यूब है या जो भी है उसको उसी इक्वेशंस के मुताबिक आर की वैल्यूज़ भी उसी यूनिट्स के अंदर आपको डालनी होती है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर जिस यूनिट्स के अंदर आपको ये डेटा प्रोवाइड किया जाता है, अगर ये एट STP में है तो आपको आर की जो वैल्यू है वो भी एट STP वाली लेनी होगी, यानी ये वाली मोस्टली जो 0.0821 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन वगैरह, तो ये आपको लगानी पड़ती है। अगर आपको ऐसा यूनिट्स है तो उसके लिए फिर आर की वैल्यू आपको ऐसा यूनिट्स में कैलकुलेट करके या आपको याद करके अगर मेमोराइज होगी तो आप उसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो यही चीज़ें अगर आप स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ दोबारा से। हम ऐसा यूनिट्स के अंदर अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ऐसा यूनिट्स स्टूडेंट्स आप जानते हैं सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर इसकी हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो बिल्कुल उसको भी हम ऐसे ही तरीके से कैलकुलेट करेंगे जैसे आपने इन चीज़ों को देखा। तो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर स्टूडेंट्स हम जो प्रेशर और वॉल्यूम और ये चीज़ें ले रहे होते हैं, तो प्रेशर जो है ना स्टूडेंट्स हम मोस्टली किस में लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर के अंदर। पी जो होता है स्टूडेंट्स हम उसको किस में लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर के अंदर। तो 101,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल भी कहते हैं। वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको हम मीटर क्यूब में ले रहे होते हैं। तो मीटर क्यूब में अगर आप लेंगे तो ये सारा का सारा चेंज हो जाएगा इसके अंदर। और ये सिंपल से आप कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब के अंदर हमारे पास कितने होते हैं, 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो उसी मुनासिबत से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसके मीटर क्यूब के अंदर भी। नेक्स्ट जो यहाँ पर मोल दिए गए हैं वो है हमारे पास 1 मोल के, और टेम्परेचर आपको दिया गया है जी केल्विन के अंदर, जो कि हमारे पास 273 केल्विन होता है। ये सारा डेटा अगर आप स्टूडेंट्स इसके अंदर पुट करते हैं तो इससे जो आर की वैल्यू निकलती है स्टूडेंट्स, हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं 101,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम आपने निकाली है जी 0.0224, ये हमारे पास मीटर का क्यूब। नेक्स्ट डिवीजन में हमारे पास मोल आ जाएगा जो कि हमारे पास 1 मोल है, और टेम्परेचर आपके पास 273 केल्विन है। अब स्टूडेंट्स इसको अगर आप इसका आंसर निकालें यूनिट्स को, इन तमाम चीज़ों को जो भी इसके कीमतें हैं आप पुट करके कैलकुलेटर से निकालें तो ये जी हमारे पास निकलता है 8.31। नेक्स्ट इसकी ये माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये जो माइनस स्क्वायर है, और ये मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर रह जाएगा। यहाँ पर हमारे पास न्यूटन मीटर लिख लें, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो हम डिवीजन में आ जाते हैं, तो ये हम लिख लेते हैं पर मोल एंड पर केल्विन। अब न्यूटन मीटर स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्क के अंदर, एनर्जी के अंदर, ये हमारे पास न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर को हम मोस्टली जी ले रहे होते हैं जॉल के अंदर। वर्क की यूनिट है और एनर्जी और वर्क एक ही चीज़ है, तो आप न्यूटन मीटर की जगह आप स्टूडेंट्स जॉल भी लगा सकते हैं। तो 8.31 जॉल पर मोल पर केल्विन, 8.31। अब जॉल स्टूडेंट्स हमारे पास अगर आपको इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो इसको आप कैलोरीज के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल के। तो इसको आप डिवाइड करते हैं किस पे, 4.18 पे, और ये जो आपका आंसर निकल आएगा जी फर्दर निकल आ जाएगा जी कैलोरीज के अंदर, और वो हमारे पास मोस्टली निकलता है 1.98 कैलोरी पर मोल पर
केल्विन में। इस तरीके से सर स्टूडेंट्स आपने देखा कि आर की वैल्यूज़ जैसे जैसे आपने यूनिट्स चेंज करते गए आर की वैल्यूज़ भी चेंज होती गई है। तो हम ये मोस्टली करते क्यों हैं, इनकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है? जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करते हैं तो सबसे पहले आप जो गिवन डेटा होता है उसको चेक कर लिया करें कि क्या वो एट एसटीपी में दिए गए हैं या ऐसा यूनिट्स के अंदर दिए गए हैं। उसी मुनासबत से आपने आर की वैल्यूज़ को पुट करना होता है ताकि आपका जो आंसर है एमसीक्यूज़ के अंदर वो एग्जैक्टली आप कैलकुलेट कर सकें। Like